हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 6 के साथ। तो इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 5 तक कर लिए हैं और स्पार्क पब्लिकेशन के भी सारे सेट हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें और अपने आने वाले एग्जाम में की तैयारी में एक बेहतर सहयोग प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज करेंगे सेट नंबर 6। इससे पहले हम लोग शुरू करें, आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस सेशन का पूरा आप लोग भरपूर मजा लें। तो चलिए, आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करें आज का सेट नंबर 6। और छठे सेट का पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष रहा। क्या कह रहा है? भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य है। तो आप लोग को बताना है कि कितने कर्तव्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुल 11 कर्तव्य हैं। ठीक है, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य जो था वो मूल संविधान में नहीं था तो इसे जोड़ा गया है। और इसे कब जोड़ा गया है? तो हम लोग को पता है मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कब? तो 1976 में। और ये किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया? तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है। और जब इसे जोड़ा गया था तो उसमें जो है कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जो 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य है उसको 86वां कितने तो 86 संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? तो इसे जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 86वें संविधान संशोधन के तहत जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो क्या था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था कि मौलिक अधिकार में भी इसे जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A के तहत, और इसे नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में भी है, नीति निर्देशक तत्व में भी है, और ये आपके मौलिक कर्तव्य में भी है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो ये भाग जो है भाग 4A में, आप लोग याद रखिएगा, भाग 4A में जोड़ा गया। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा 51A। ठीक है, तो इतना बात आप लोग इसमें याद रख सकते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है? एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आप लोग आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधानसभा के बहुमत दल के नेता को क्या करते हैं? तो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त हुई है? तो आप लोग ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 164 से। जिस तरह प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 75 से। उसी तरह 164 अनुच्छेद से राज्यपाल जो हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग कह सकते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 3 नंबर। क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए, हमारे हर एक एग्जाम में कोई ना कोई आपको दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे सारे को याद रखिएगा। जैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और 15 जनवरी को तो थल सेना दिवस, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। तो ये सारे दिवस आप लोग याद रखिएगा। जैसे हम लोग और बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और बात करें तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च इसमें दिया हुआ है, तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इसमें 15 मार्च भी दिया हुआ है, तो 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हम लोग बात करें तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या तपेदिक, जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, तो टीबी दिवस के रूप में 24 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, और
अगर आप लोग और जानिएगा तो क्या होगा, तो डॉक्टर दिवस जो है वो 1 जुलाई को, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को, ठीक है। और कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाते हैं हम लोग 26 जुलाई को। तो आप लोग सारे डेट को ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। और मैंने आप लोग को बताया था कि 16 सितंबर या 16 सितंबर को कौन सा हम लोग मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। और चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। और 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना का ही एक गांव है, कौन सा, पोचमपल्ली, जिसे क्या किया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5। और 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो आप लोग को पता होगा कि मेजर ध्यानचंद जो थे उन्हीं के नाम पे ये ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके। तो पूछ रहा है कि 2021 में ये सम्मान किसे दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही, इसमें पूछा है कि वो किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य के एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो केरल के जो हैं वो एम्बेसडर बनाए गए हैं पर्यटन के, ठीक है। तो आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा। और हम लोग को पता है तो ये किस खेल से हैं, तो ये तो हॉकी से रिलेटेड प्लेयर हैं, कौन, श्रीजेश, और हॉकी के ये गोलकीपर हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, द बिहार हेराल्ड जो था वो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था, ठीक है। और हम लोग को पता है कि पहला अखबार कौन सा था, तो जेम्स हिक्की के द्वारा निकाला गया था, द बंगाल गजट, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और हम लोग को पता है कि ये जो है आपका हिंदू पैट्रियाट, तो हिंदू पैट्रियाट कब निकाला गया था, तो हिंदू पैट्रियाट जो है वो 1853 ईस्वी में निकाला गया था, किसके द्वारा, तो हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा ये निकाला गया था हिंदू पैट्रियाट, ठीक है। और अगर बात करें तो द इंडियन मिरर की, तो द इंडियन मिरर जो है वो 1861 ईस्वी में निकाला गया था, किसके द्वारा, तो आप लोग याद रख सकते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा ये निकाला गया था द इंडियन मिरर, ठीक है। और हम लोग बात करें द बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे, तो द बिहार हेराल्ड के संपादक जो थे वो थे गुरु प्रसाद। आप लोग इसे याद रखिएगा, कौन, तो गुरु प्रसाद जो थे वो बिहार हेराल्ड के संपादक थे, ठीक है। और 1881 में कौन सा, तो पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था, ठीक है, कौन सा, तो इंडियन क्रॉनिकल। और वहीं अगर बात करें तो 1894 में द बिहार टाइम्स का प्रकाशन किया गया था, और किसके द्वारा, तो महेश नारायण के द्वारा, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग तो 1921 में द मदरलैंड का संपादन किसने किया था, तो मजरूल हक के द्वारा किया गया था द मदरलैंड, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, द मदरलैंड काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और बिहार के बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो मजरूल हक ने इसका संपादन किया था, किसका, तो द मदरलैंड। और द मदरलैंड जो है वो 1921 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पे। और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो आप हमें आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम में हम लोग से पूछ लिया जाता है संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो UNDP का क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965। आप लोग ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है।
और न्यूयॉर्क में और किस किसका मुख्यालय है ये हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूयॉर्क में यूएनओ मतलब राष्ट्रीय, या हम लोग कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का क्या होता है फुल फॉर्म? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और हम लोग बात करें तो यूएनडीपी का तो हम लोग देख ही लिए। और अगर हम लोग देखें तो आप लोग को पता होगा WHO का कहाँ है? तो WHO का बताइए। तो WHO का कहाँ है? तो WHO का हो जाएगा आपका जिनेवा में है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और वहीं अगर बात करें तो UNHRC के बारे में आप लोग सुने होंगे। और UNHRC को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहा जाता है, ठीक है। और इसकी मुख्यालय भी है कहाँ? तो जिनेवा में, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग अंकटाड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? UN क्या है? तो UNCTAD। तो अंकटाड का कहाँ है मुख्यालय? तो अंकटाड का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा में, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग WTO की, WTO, तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 पे। और 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें जल्दी फटाफट बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ था पशुपति का मूर्ति? तो ये जो है या मुहर जो है वो प्राप्त हुआ था मोहनजोदारो से। तो आप लोग ये भी बात याद रखे होंगे। और लोथल और कालीबंगा से जो है वो अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है। और चन्हुद्रो से जो है वो लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पे। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, ब्रह्मांड का उद्भव, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई या ब्रह्मांड कैसे बना वो बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही हमें पता चलता है, ठीक है। और ये बिग बैंग सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग नाम इनका याद जरूर रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या नाम है? तो जॉर्ज लेमेटेयर, ठीक है। तो लेमेटेयर है या लेमेटेयर आप लोग कह सकते हैं, इनका नाम है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10। और 10 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो आप लोग बताइएगा इसमें कि भारत की खोज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की खोज, जिसे हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और यहीं अगर आपसे पूछ ले रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेघनाद देसाई के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और अगर आपसे बात किया जाए कि इग्नाइटेड माइंड्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो इग्नाइटेड माइंड्स जो है वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कपिल देव हैं, ठीक है। तो आप, और कपिल देव कौन है? तो भूतपूर्व क्रिकेटर या कह सकते हैं हम लोग हमारे क्रिकेट के भूतपूर्व कप्तान, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसमें देख लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया है? तो आप लोग कह सकते हैं कि गीतांजलि। महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? तो महात्मा गांधी के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि हिंद स्वराज। और भी अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये किसकी रचना है? तो ये भी गांधी जी की रचना है, ठीक है। और आप लोग पत्रिका देखिएगा क्योंकि बहुत सारे पत्रिका को जो है वो हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर आप लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर C, महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि ये कौन सा? तो
तृतीय संगत क्या कहते, चार हुए ना, इसके बौद्ध के चार संगति हुए हैं। तो ये जो हुआ था अशोक जो थे वो तृतीय संगति में क्या हुए थे, तो अशोक के काल में हुआ था तृतीय संगति। और उस तृतीय संगति की अध्यक्षता किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तीस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और ये कहाँ होता है, तो पाटलिपुत्र में। तो ये सारी बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे। और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग हमें फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। मंडल कहने का मतलब है कि प्रमंडल, ठीक है। और कितने हैं, तो कुल 9 हैं। और बिहार में कितने ज़िले हैं, तो जिलों की संख्या 38 है। ये बात आप लोग को पता होगा। अगर वहीं आप लोग से पूछ लिया जाए कि कुल कितने अनुमंडल हैं, तो अनुमंडल जो हैं वो 101 हैं, ठीक है। और बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं या ब्लॉक, तो 534, ठीक है, 534 ब्लॉक हैं। ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या करा, 13 नंबर, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यूनिट क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा बिट। ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 8 बिट मिलके 1 बाइट बनता है, ठीक है। और 1024 बाइट मिलके 1 किलोबाइट बनता है, जिसे हम लोग क्या केबी कहते हैं। और 1024 केबी मिलके क्या होता है, तो 1 MB बनता है, जिसे हम लोग मेगाबाइट कहते हैं। और 1024 मेगाबाइट मिलके या 1024 MB मिलके 1 GB का निर्माण करता है। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, GB, TB, फिर PB, तो ये सारे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पे। और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा की बैठक की सभापति करना, ठीक है। हम लोग को पता है कि उपराष्ट्रपति ही जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, तो सभापति होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा जो होता है वो एक अस्थायी सदन होता है। और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो हैं वो क्या करते हैं, तो ये सभापति होते हैं। और आप लोग को पता होगा कि ये उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो USA से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है। तो इतने सारे बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। और 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जय शाह जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा योजनाओं के अनुमोदन से, ठीक है। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा 6 अगस्त 1952, ठीक है, 1952 में। और ये जो योजना आयोग हम लोग कहते हैं, तो उसी की निगरानी के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। और आज कल क्या है, तो योजना आयोग अब नहीं है और उसके जगह क्या है, तो नीति आयोग है। और हम लोग कह सकते हैं कि नीति आयोग का गठन या नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, तो 1 जनवरी 2015 से। और नीति आयोग के जो सचिव होते हैं वही इस के भी सचिव होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और इसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। और 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा स्पेन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राफेल नडाल जो टेनिस प्लेयर हैं, तो उनके जो है जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाएगा, तो स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पे। और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विवाह के अवसर पे, ठीक है। और भैरवी राग कब होता है, तो भगवान शिव से संबंधित है, कौन सा, तो भैरवी राग। और फागु राग तो होली के अवसर पर ये गाया जाने वाला क्या है, तो फागु है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 पे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुआ था। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, आप लोग बताइए। और हम लोग देख लेते हैं कि महावीर से रिलेटेड कुछ तथ्यों को, जैसे कि क्या है, तो महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व या कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व भी मिलते हैं, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है, जो कहाँ है, तो बिहार में है। और इनके पिता कौन थे महावीर के, तो महावीर के पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, और ये कौन से, तो ज्ञात्रिक कुल के थे। तो आप लोग ये बात भी याद रख सकते हैं। और माता त्रिशला नाम था, माता का नाम क्या था, तो त्रिशला, और वो लिच्छवी के शासक चेटक की कौन थी, तो बहन थी। तो हम लोग से कितने बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि महावीर के, या हम लोग कह सकते हैं कि स्वामी महावीर जो है, महावीर स्वामी, उनकी माता का नाम क्या था, तो त्रिशला, और वो किनकी बहन थी, तो चेटक की बहन थी, ठीक है। और महावीर की पत्नी का नाम क्या था, तो महावीर की पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था, ठीक है। और अगर आप लोग इसमें याद रखना चाहें तो उनकी पुत्री का नाम जो है वो प्रियदर्शना, और दामाद का नाम जमाली था, ठीक है। और इन्हें इनके शिष्य जो थे, महावीर के शिष्य कौन थे, तो मोखली गोसाल जो थे वो इनके शिष्य थे, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में कहाँ, तो जिम्बिक ग्राम में हुआ था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जिम्बिक ग्राम में कहाँ पे, तो रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। ये वृक्ष का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, कौन सा, तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और तो यहाँ पे दिया हुआ है गया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्हें कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जाम्बिक ग्राम में, ठीक है। और ये महावीर जो हैं वो उनका निर्माण या निधन कब हो जाता है, तो 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व, ठीक है, पावापुरी में। तो पावापुरी में ये, और किसके यहाँ होती है, तो मल्ल राजा होते हैं सुतपाल, ठीक है। तो सुतपाल के यहाँ इनको इनका निधन हो जाता है, या इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि निर्माण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, तो अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसी में आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें, या हम लोग कह सकते हैं कि अंतिम तीर्थंकर थे। और पहले कौन थे, तो पहले थे ऋषभदेव, ठीक है। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। और 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है। तो आप लोग को बताना ये गाथा सप्तशती के रचना कौन किए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाल के द्वारा किया गया है। और ये हाल जो है वो किस हम लोग कह सकते हैं किस वंश से थे, तो ये सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश की स्थापना किनके द्वारा की जाती है, तो सातवाहन वंश की स्थापना जो है वो सिमुक के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, सिमुक के द्वारा कब की जाती है, तो 30 ईसा पूर्व में, ठीक है, 30 ईसा पूर्व। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पे। और 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर के मकबरे में जो है वो गुंबद का निर्माण नहीं किया गया, ठीक है। और अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ पे है, तो अकबर का मकबरा हम लोग कह सकते हैं कि सिकंदरा में है। और ये कहाँ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि आगरा के पास है, ठीक है। और जो है बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है। और बहादुर शाह जफ़र, या जिसे हम लोग बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, तो उनका मकबरा कहाँ है, तो उनका मकबरा जो है वो रंगून में है, ठीक है। और वहीं आप लोग को पता होगा कि हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। और शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, तो शाहजहाँ का मकबरा जो है वो ताजमहल के बगल में आगरा में ही है, ठीक है। तो आप लोग ये सारे बात याद रख सकते हैं। और अकबर के
द्वारा ही पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। तो ठीक है, आप लोग इतना बात याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे। और 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आप लोग हमें आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे। और 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आप लोग हमें फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलनबरो। और ये सिंध का विलय कब होता है, तो आप लोग को पता होगा ये 1843 में होता है। ठीक है, और आप लोग अगर याद रखना चाहें तो एलनबरो का कार्यकाल कब से कब तक था, तो एलनबरो का जो कार्यकाल होता है वो होता है आप लोग का 1842 से 1844 ईस्वी। ठीक है, और इन्हीं के काल में जो है वो दास प्रथा को भी ख़त्म किया गया था, आप लोग को ये भी बात याद होगा। और लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो इनका कार्यकाल कब था, तो एलनबरो से ठीक पहले आप लोग कह सकते हैं कि 1836 से 1842 तक। ठीक है, और वहीं अगर बात करें लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है वो इनका कार्यकाल होता है आपको एलनबरो के ठीक बाद, कब से, तो 1844 से लेके 1848 तक। ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग जो होते हैं तो इनका कार्यकाल आप लोग को 1813 से लेके 1823 तक होता है। तो ये सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। और 24 नंबर प्रश्न क्या करा, तो अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो आप लोग को बताना है। तो इसमें एक में दिया होगा ब्रिटिश विरोधी, दो में दिया गया है ब्रिटिश समर्थक, तीन में दिया गया है कांग्रेस विरोधी, चार में दिया गया है कांग्रेस समर्थक, पाँच में दिया गया है हिंदू विरोधी और छः में दिया गया है हिंदू समर्थक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। क्या क्या, तो ये जो था वो एक तो ब्रिटिश समर्थक था, दूसरा क्या था कांग्रेस विरोधी था। ठीक है, और तीसरा क्या था, तो आप लोग कहते हैं हिंदू विरोधी था। क्यों, क्योंकि ये जो था वो मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था, और मुसलमानों में भी किनके द्वारा, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, और ये कब चलाया जाता है अलीगढ़ आंदोलन, तो ये 1875 में हम लोग कह सकते हैं कि चलाया जाता है। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए ये चलाया गया आंदोलन होता है, जो बाद में चल के क्या हो जाता है, तो ब्रिटिश समर्थक और कांग्रेस विरोधी हो जाता है। और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि ये जो सर सैयद अहमद खान थे ये पहले क्या रहते हैं, तो ये देश प्रेमी रहते हैं या देशभक्त रहते हैं, और बाद में ये आप लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश के समर्थक बन जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 का, तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1937 में। ठीक है, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि दो फेज में चला था। तो प्रथम फेज जो था वो कब से चला था, तो जब गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं और नमक कानून को भंग करते हैं 6 अप्रैल 1930 को, तो उसके बाद ये दांडी, उसके बाद क्या होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो 6 अप्रैल से, और कब ख़त्म होता है, तो हम लोग को पता है कि ये 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता होता है, तो उसके बाद इसे क्या किया जाता है, तो ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इसका दूसरा चरण चालू हो जाता है 3 जनवरी 1932 को, कब, तो जब गांधी जी वापस लौटते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, तो उसके बाद ये फिर से चालू हो जाता है और अप्रैल 1934 तक चलता है। ठीक है, तो इसका अंतिम रूप से ये आंसर हो जाएगा। और अगर यही पूछा जाता सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ, तो आप लोग 5 अप्रैल 1931 भी मार सकते थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे। और 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। लेकिन अगर यही बात करें हम लोग मूल संविधान की, तो मूल संविधान में भी 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अनुसूचियाँ जो थी वो 8 थी। ठीक है, और अभी कुल 12 हो गई है। और अनुच्छेद जो हैं वो अभी नंबर में तो हम लोग कह सकते हैं कि 395 ही हैं, लेकिन अगर उनकी गिनती की जाए तो वो 470 से भी ऊपर हो गए हैं। ठीक है, और हम लोग जैसे कि याद रखते हैं कि 10वीं अनुसूची क्या है, तो दल बदल है, 9वीं में क्या है, तो भूमि सुधार है, और
हम लोग कह सकते हैं कि पंचायती राज को भी जोड़ा गया था। चलिए, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 27 पे। और 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति त्याग कर देगा अपनी नागरिकता तो उससे भी चली जाएगी, या पर्यावसान कर देगा तो उससे भी उनकी नागरिकता चली जाएगी, या फिर सरकार के द्वारा उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा तब भी उनकी नागरिकता चली जाएगी। तो ये सारे से चली जा सकती है उनकी नागरिकता। अगर हम लोग बात करें कि भारत के संविधान के किस भाग में इस नागरिकता शब्द का उल्लेख किया गया है, तो भारत के संविधान के भाग 2 में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा भाग 2, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता की चर्चा की गई है, ठीक है। और भारत में जो है वो एकल नागरिकता चलती है, और अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी उत्तर हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा क्या है, ऑप्शन ए में लोक व्यवस्था, समाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों के जरिए आप लोग कह सकते हैं कि उन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है धार्मिक अधिकारों पे, ठीक है। और 25 से लेके 28 तक में क्या किया गया? तो हमें धार्मिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें 25 में के तहत हम लोग क्या कह सकते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि हमें जो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमें जो अधिकार दिए गए हैं, तो किस तरह के अधिकार दिए गए हैं? तो किसी भी धर्म को मानने या उस धर्म के अनुकूल हम लोग को आचरण करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 के तहत ही प्राप्त होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि सरदार लोग जो कृपान रखते हैं वो उन्हें अनुच्छेद 25 के तहत ही अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो वो लोग अपने साथ कृपान रख सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 26 की, तो अनुच्छेद 26 के तहत हमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार मिलता है, ठीक है। वहीं अगर बात हम लोग करें अनुच्छेद 27 की, तो 27 के तहत हम लोग कह सकते हैं कि धार्मिक विशेष या धर्म विशेष के उत्थान के लिए राज्यों द्वारा कोई भी नागरिकों पर कर नहीं लगाया जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर बात करें अनुच्छेद 28 की, तो राज्य सरकार द्वारा पोषित जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं तो उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये आर्टिकल 28 में है या अनुच्छेद 28 में है। तो ये सारे बात आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर कौन सा? तो प्रश्न नंबर 29। और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो हमारे तीसरे नंबर के क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। पहली 2 कार्यकाल के लिए कौन बने थे? तो हम लोग को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और उनके बाद कौन बनते हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति भी होते हैं। और तीसरे कौन बनते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और चौथे में कौन बनते हैं? तो चौथे में आप लोग को याद होगा कि ये जो बीबी गिरी हैं ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और 5वें पे कौन बनते हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी, जो हम लोग को पता है कि ये जो हैं वो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 30 पे। और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आप लोग को बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये सुमेलित नहीं है। कोयना जल विद्युत परियोजना है, सही है। कलपक्कम जो है वो परमाणु शक्ति केंद्र है, ये भी बात सही है। और कलपक्कम कहाँ है? तो ये चेन्नई में है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, तो ये भी बात सही है। और भावनगर कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें
भूतापीय ऊर्जा केंद्र, तो भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है वो हिमाचल में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 पे। और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग को बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ को। ठीक है, और ये किनके जगह आए हैं, तो के सिवान के जगह। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 32 पे। और 32 नंबर प्रश्न क्या करा, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा टैगा। तो टैगा प्रकार के वनों में आता है कौन सा, स्प्रूस, फर और पाइन। ठीक है, और ये किस, तो ये शंकुधारी वन होते हैं और कोनधारी वन होते हैं, और ये शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, और मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले कौन कौन से वृक्ष हैं, या तो हम लोग याद रख सकते हैं कि नागफनी हो गए, बबूर हो गया, बेर हो गया, खैर हो गया। तो ये सब हम लोग कहते हैं कि मरुस्थलीय पौधे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 पे। और 33 नंबर प्रश्न क्या करा, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सविता जो है वो सूर्य से संबंधित है। ठीक है, और ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही हुआ है। और हम लोग कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 मंडल तक जो है वो प्राचीन है। ठीक है, या पुराना है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल को की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र के द्वारा तीसरे मंडल की रचना की गई है। और इसी तीसरे मंडल को हम लोग कहते हैं कि ये सावित्री देवी को जो है वो समर्पित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 पे। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार हैं। तो आप लोग को बताना है कि चरित्रहीन किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चटर्जी। ठीक है, और शरत चंद्र चटर्जी की ही एक और रचना है कौन सी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वो है देवदास। ठीक है, और हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास कौन सी है, तो आनंद मठ है, या पुस्तक कह सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की है कौन सा, तो चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर। ठीक है, और प्रेमचंद्र के बारे में हम लोग काफ़ी जानते हैं। तो प्रेमचंद्र की कौन कौन सी है, तो गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, और कौन सा, तो कर्मभूमि, गोदान, और नमक का दारोगा। तो ये सब जो है वो प्रेमचंद्र की है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापति में से कौन सा जीवित बचा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा कौन थे, तो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। ठीक है, और द्रोणाचार्य अवार्ड भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है 1985 से। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसके लिए दिया जाता है, तो प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये गुरुओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 पे। और 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला मोहम्मद अमर। ठीक है, और तालिबान का अर्थ क्या होता है, तो तालिबान का अर्थ होता है विद्यार्थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। और 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस के बर्बरता के शिकार हुए? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, साइमन कमीशन। ठीक है, और साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था, तो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था क्योंकि इस कमीशन में एक भी सदस्य जो थे वो भारतीय नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। और आप लोग को एक चीज़ इसमें और याद रख सकते हैं कि ये जो साइमन कमीशन है वो 1928 में भारत आता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि लाला लाजपत राय
को जो है वो पुलिस का जो डंडा लगा था वो पूछा जाता है किनका डंडा लगा था, तो एक पुलिस अधिकारी होते हैं एस्कॉट। तो आप लोग एस्कॉट नाम याद रखिएगा। तो लाला लाजपत राय जो हैं को डंडे से पीटने वाले पुलिस अधिकारी कौन थे, तो एस्कॉट थे, ठीक है। और सैंडर्स की हत्या कौन कर देते हैं, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हैं वो सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो भी एक पुलिस अधिकारी रहते हैं जो लाला लाजपत राय के निधन का ये लोग बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 38 पे। और 38 नंबर प्रश्न क्या है, बौल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है, तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ठीक है। और भी नृत्य हैं जैसे कि आप लोग याद रख सकते हैं काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, मरसिया, कीर्तन। तो ये सारे नृत्य कहाँ के हैं, तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 39 पे। और 39 नंबर प्रश्न क्या करा, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण को किस चीज़ की उपाधि दी गई थी, तो लोकनायक की भी उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, जहां से वो 9 नवंबर 1942 को क्या होते हैं, तो फरार हो जाते हैं और नेपाल के जंगल में पहुंच के वहाँ आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 40 पे। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इनमें से आपको बताना है। तो और इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुंद्रेमुख। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 41 पे। और 41 नंबर प्रश्न क्या करा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए रविंद्रनाथ टैगोर ने किस चीज़ की स्थापना की थी, तो तत्बोधिनी सभा की 1839 में, ठीक है। और 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 42 पे। क्या करा, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते, तो आप लोग को बताना है कि भारत में कितने स्थल रुद्ध राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9। और भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं, तो आप लोग को याद रखना चाहिए कितने, तो कुल 9 राज्य हैं, ठीक है, जिनकी सीमा समुद्र से सटी हुई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा कि जो गुजरात राज्य है वो या उसकी सीमा, गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 43। क्या कर रहा है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, जिसे हम लोग कैग कहते हैं, की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और कैग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया है, ठीक है। और कैग जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य में राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 44। और 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 से दिया जा रहा है, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1971 में की गई थी, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग याद रखें ग्रैमी पुरस्कार, तो ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में, तो संगीत के क्षेत्र में। और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1958 में। और वहीं हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1965 से दिया जा रहा है और किस क्षेत्र में दिया जाता है,
तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 पे। और 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो 45 नंबर प्रश्न कर रहा है 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा पर। क्योंकि क्या होता है, कर्क रेखा पर उस दिन सूरज लंबवत पड़ता है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर उस दिन हम लोग कह सकते हैं कि दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, और ये भारत का एक ही उपग्रह है, कौन सा, और भारत का नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, और वो कौन सा है, तो चंद्रमा है। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो चंद्रमा के अध्ययन को जो है वो सेलेनोलॉजी कहते हैं। कौन, क्या कहते हैं, तो सेलेनोलॉजी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 पे। और 46 नंबर प्रश्न क्या करा, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। और अगर आप लोग ध्यान दें तो बॉस का पूरा नाम क्या है, ये बॉस का पूरा नाम हो जाता है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ठीक है, बॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। और अगर भारत का गुप्तचर संगठन आप लोग से पूछ लिया जाए तो कौन सी गुप्तचर एजेंसी है, तो राव है, आईबी है और सीबीआई है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए इजराइल की कौन सी गुप्तचर एजेंसी है, वो काफ़ी फेमस है, आप लोग को पता होगा कौन सी है, तो मुसाद है। अगर ईरान का पूछ लिया जाए तो ईरान का कौन सा है, तो ईरान का सावक है। और जापान का कौन सा है, तो जापान का नाइचो है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए इराक का, तो इराक का हो जाता है अल मुखबरात। ठीक है, और मिस्र का क्या हो जाता है, तो मुखबरात। ठीक है, और अल मुखबरात किसका है, तो इराक का है। और अमेरिका का कौन सा है, तो अमेरिका का CIA, अमेरिका का याद रखिएगा CIA, और रूस का याद रखिएगा FSB। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। और 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, और इसका आंसर कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरावली। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि अरावली किस तरह की पहाड़ियाँ हैं, तो ये अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, और हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। सतपुरा जो है वो भी कहाँ है, तो सतपुरा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहते हैं। ठीक है, और अरावली की पश्चिम से माही और लूनी नदी निकलता है, जबकि अरावली के पूरब से जो है वो कौन निकलता है, तो बनास नदी निकलता है। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या करा है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिप्लब कुमार देव। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए ये साइंस का प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CaH2PO4 और इसका होल 2। तो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, और इसी में आप लोग याद रखिएगा पोटासियम एलम। तो पोटासियम एलम का सूत्र क्या होता है, तो K2SO4। ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट का अगर आप लोग से पूछ लिया जाए तो अमोनियम नाइट्रेट का हो जाता है NH4NO3। ठीक है, ये अमोनियम नाइट्रेट का है। तो ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग से एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है किसका फॉर्मूला, तो अमोनिया, हम लोग के से क्या पूछ लिया जाता है, तो यूरिया का फॉर्मूला। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यूरिया का फॉर्मूला जो होता है वो CH4, क्या, तो CH4N2O, ये यूरिया का फॉर्मूला है। और इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है CONH, क्या, तो NH2 का होल 2। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी यूरिया का फॉर्मूला है। तो ये हम लोगों से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 क्या कर रहा है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है। तो आप लोग को इसका आंसर बताना है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5वां ग्रह है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। और पृथ्वी अंतरिक्ष से दिखने पे कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, और
जो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, ठीक है। और वरुण जो है वो किस तरह का दिखाई देता है अंतरिक्ष से, तो वरुण हम लोग कह सकते हैं कि हरा कलर का दिखाई देता है। और लाल का रंग का कौन सा है, तो लाल जो है वो मंगल ग्रह है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 पे। और 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन, ठीक है। और अब हम लोग इसी में चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर। और 52 नंबर प्रश्न क्या करा, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, ये पूछ रहा है कि जब मनुष्य सोया हुआ अवस्था में रहेगा तो उसका रक्तचाप क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिर जाएगा या घट जाएगा, ठीक है। और मनुष्य का सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80, ठीक है, mmHg, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, तो 53 नंबर। और 53 नंबर प्रश्न क्या करा, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मायोसिन पाया जाता है, ठीक है। अगर यहीं आपसे बात कर लिया जाए कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो 639। आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, अभी तक आप लोग सिर्फ हड्डी की संख्या याद रखे हैं, और आप लोग मांसपेशी की भी संख्या याद रखिएगा, कितने, 639। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है, तो याद रखिएगा आप लोग, ग्लूटियस, ठीक है। ग्लूटियस जो है वो सबसे बड़ी मांसपेशी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। और 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को जोड़ देते हैं तो वो द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, या हम लोग उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं, ठीक है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। और इसी में अगर हम लोग बात करें तो परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान एवं आवेश जो है वो विपरीत होते हैं, ठीक है। और वो किस किस में, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, ठीक है। और आप लोग बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की जाती है। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की जाती है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 क्या है, पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋतु में परिवर्तन। तो ऋतु में परिवर्तन इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, ठीक है। और अपने अक्ष पे जो घूमती है तो उस कारण क्या होता है, तो दिन और रात होते हैं, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसे दिन हैं जिस दिन दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और अगर बात करें 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और वहीं अगर बात करें 21 जून की, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है वो क्या होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 पे। और 56 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक तत्व के समस्थानिक में, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है। समस्थानिक में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बराबर होती है, ये भी बात आप लोग याद रख सकते हैं। और संभारिक किसे कहते हैं, तो जिसमें जो होता है वो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान क्रमांक जो होता है या हम लोग कह सकते हैं परमाणु क्रमांक जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है।
और सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो जिसमें आयनों एवं परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है वो समान होती है तो उसे हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 57 पे। और 57 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है, तो 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, हीरा। देखिए हीरा जो होता है वो कार्बन से निर्मित है। हम लोग कह सकते हैं कार्बन के 3 अपरूप जो हैं वो हम लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक ग्रेफाइट है, दूसरा हीरा है और तीसरा फुलरीन है। तो हीरा की संरचना किस प्रकार की होती है, तो हीरा की संरचना जो है वो चतुष्फलकीय होती है। वहीं अगर बात करें हम लोग फुलराइट की, तो फुलराइट जो होता है वो किस तरह का होता है, तो फुटबॉल के आकार का होता है। हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन के 60 उससे मिलके बना होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट किस तरह का होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो षटफलकीय होता है। ठीक है, और हीरा का अपवर्तनांक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 2.42 जो होता है वो हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 क्या करा, समान वेग से चलने वाला विद्युत आवेश, तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। और आवेश का आप लोग ऐसा मात्रक बताएगा तो क्या हो जाएगा, आवेश का ऐसा मात्रक तो कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब जो होता है वो आवेश का ऐसा मात्रक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। और 59 नंबर प्रश्न क्या करा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, तो इसका आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, और इसका अगर आप लोग से फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, और उसे हम लोग कहाँ, तो बेकरी उद्योग में इस्तेमाल करते हैं। और वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए सोडियम कार्बोनेट, तो वॉशिंग सोडा हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो है ये NaCl हो जाता है, सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 क्या कर रहा है, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसका कमेंट कर आंसर बताएं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता, तो इस कारण तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पारे का अयस्क कौन सा है, तो इसका अयस्क जो है आप लोग याद रखिएगा, सीने बार। ठीक है, सीने बार जो है वो पारा का अयस्क है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ इसमें और याद रख सकते हैं क्या, तो पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 पे। और 61 नंबर प्रश्न क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आप लोग आंसर करें। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा JP एक्टर। ठीक है, एकट क्या है, JP एकट के द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। और चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और पास्कल ने क्या किया था, तो गणना करने वाली मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, और वो उसी को बाद में कंप्यूटर रूप, या हम लोग कह सकते हैं उसी का विकसित रूप जो है वो कंप्यूटर है। अब हम लोग इसमें याद रख सकते हैं कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो परम था। और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो है वो कौन सा था, तो सिद्धार्थ था। और सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो जापान का फुगाकू है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। और 62 नंबर प्रश्न करा है, टी मापक या टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंपीय तरंगों का। ठीक है, और बैरोग्राफ में या बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक है, और सिस्मोग्राफ से सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, तो भूकंप को हम लोग मापते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। ठीक है, और अगर आप लोग याद रखिए तो कार्नेटाइट और पिच ब्लेड जो है वो यूरेनियम का है। और अगर हम लोग बात करें तो क्रोमियम के अयस्क का, तो क्रोमियम का अयस्क क्या है? तो क्रोमाइट जो है वो क्रोमियम का अयस्क है। और मेलेराइट जो है वो निकेल का अयस्क है। और वहीं अगर बात करें से स्मेलेटाइट का, तो क्या स्मेल्टाइट का, तो ये कोबाल्ट का है। ठीक है, और लेड का अयस्क कौन सा है? तो गैलेना जो है वो लेड का अयस्क है। तो ये सारी बात आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। और 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए हम लोग जब पटाखे छोड़ते हैं ना, तो उसमें जो कलर दिखता है तो हम लोग को बताना है इसमें कि हरा रंग वो किस कारण से दिखाई देता है। तो देखिए हरा रंग दो कारणों से दिखाई देता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, बेरियम। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कॉपर भी मिला रहेगा तो हरा दिखाई देगा। और अगर लाल दिखाई देता है तो उसमें क्या स्ट्रोंशियम मिला हुआ है। और अगर नारंगी रंग का दिखाई देता है तो उसमें कैल्शियम मिलाया गया है। और वहीं अगर पीला रंग का दिखाई देता है तो उसमें सोडियम मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। और 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। क्योंकि अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से क्या होता है? तो इंसुलिन का स्रावित होता है। और इंसुलिन की कमी के कारण ही क्या कर सकते हैं हम लोग? तो डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। और 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीव प्रतिदीप्त। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। और 67 नंबर प्रश्न है, कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन या एक्जिमा होता है? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, एक्जिमा किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निकोटिनिक अम्ल। या निकोटिनिक अम्ल को हम लोग विटामिन B3 भी कहते हैं, जिसे हम लोग निकोटियामाइड या नियासिन कहते हैं। ठीक है, और विटामिन B1 को क्या कहते हैं? तो थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? तो राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन B5 को क्या कहते हैं? तो पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। और विटामिन B6 को पैरिडॉक्सिन कहते हैं। और B7 को बायोटीन कहते हैं। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो साइनोकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन C को कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 पे। और 68 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल आबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा ये प्रबल आबंध है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा मजबूत ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से रहता है। और वहीं अगर बंधन की लंबाई पूछ ले तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो होता है वो सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और सबसे कम लंबाई जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 पे। 69 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु सबसे अधिक दूरी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें क्या होगा? तो सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा इथेन। इसमें जो होता है वो सबसे अधिक दूरी पर होते हैं परमाणु बंध। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी जो है वो जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, और इसी में कौन सा आता है? तो आप लोग कह सकते हैं टिटनस भी आता है, सिफिलिस भी आता है, काली खांसी भी आता है, और प्लेग भी आता है, और कॉलरा भी आता है, क्षय रोग भी आता है। तो ये सारे जीवाणु से होते हैं। और वहीं अगर आप लोग विषाणु से याद रखना चाहें तो विषाणु से रेबीज हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गई, खसरा हो गया, एड्स हो गया, इबोला हो गया, तो ये सारे विषाणु से आते हैं। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। अगर इन सारे रोगों से होने वाले, इन सारे
रोग का अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं किससे कौन सा रोग होता है, तो हमारा एक ट्रिक का सेशन चलाया गया था, तो उसमें आप लोग को ये ट्रिक मिल जाएंगे याद रखने के, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देखकर याद रख सकते हैं, आप लोग उसे ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 71 पे। और 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण है। तो हमारा जो रंग होता है वो कौन सा डिसाइड करता है, तो जो है हमारा आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन के द्वारा डिसाइड होता है कि हम लोग काले हैं या काले होंगे या गोरे, क्योंकि मेलानिन की मात्रा अधिक होने से त्वचा क्या हो जाती है, तो काली हो जाती है। और अगर मेलानिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, तो त्वचा या तो गेहुआ या फिर उजला कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 72 पे। और 72 नंबर प्रश्न कर रहा है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 73 पे। और 73 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, तेल का भार के, ठीक है। तो जितना वस्तु का भार होगा उतना ही तेल का भार जो होगा वो विस्थापित हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और इसी कारण जो है कोई वस्तु जो है वो डूबने और न डूबने का यही एक कारण होता है, जो हम लोग डेंसिटी कहते हैं ना, घनत्व। तो घनत्व के कारण ही कोई वस्तु पानी में डूबती है और ना डूबती है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो डूब जाती है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर तैरती रहती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 74। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, प्रेरित धारा, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत अपघटन किसके द्वारा दिया गया था, तो फैराडे के द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी फैराडे के द्वारा दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो न्यूटन के द्वारा। ग्रहों के गति का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो केपलर के द्वारा। और द्रवों के दाब का नियम जो है वो पास्कल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। क्या करा है, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया। और किस चीज़ का टीका इन्होंने निकाला था, तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा ही आविष्कार किया गया था, ठीक है। और लुइस पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका और दूध का पाश्चुरीकरण जो है या पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी, तो लुइस पास्चर ने की थी, ठीक है। और वहीं अगर बात किया जाए आप लोग का कि रॉबर्ट कुच ने क्या किया था, तो रॉबर्ट कुच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किया था, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी में जुटे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रख सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप लोग उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।